हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे एग्ज़ाम में, और उसके लिए आप लोगों को हर एंगल से हर उन चीज़ को देखने की ज़रूरत है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज मैं रवि झा आपके साथ सीआरपीसी का टॉपिक अरेस्ट से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट के बारे में चर्चा करूंगा जो आगामी एग्जाम के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ये वो महत्वपूर्ण केस लॉज हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सीआरपीसी के सेक्शन 41 को एक नया आयाम या एक नया इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश भी की है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला केस आपका निकल कर आता है वो है आपका सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और आमतौर पे जब हम इस केस को पूरा पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो प्रॉपर आपका केस है ये एक व्यक्ति के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आमतौर पे हम अक्सर एक वर्ड सुनते हैं कि गिरफ्तारी या अरेस्ट। अब सवाल यह है कि आखिर गिरफ्तारी का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। जो अगर हमें ये लगता है कि एक व्यक्ति भाग सकता है, जो हमें ये लगता है कि एक व्यक्ति अगर इन्वेस्टिगेशन में अपना प्रॉपर सपोर्ट ना करे, जो हमें अगर ये लगता है कि एक व्यक्ति ट्रायल के दौरान कोर्ट में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर ना कर पाए, तो कुल मिला के ये कुछ चीजें होती हैं जहां पर एक व्यक्ति का गिरफ्तार होना नितांत आवश्यक होता है। लेकिन क्या हर ऑफिस के अंदर व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाना जरूरी है? अगर मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, उसका ट्रायल चला और उसके बाद अगर वो बाइज्जत बरी हो गया, तो क्या एक व्यक्ति के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का कर्टेलमेंट नहीं होगा? तो सीआरपीसी का जो सेक्शन 41 है बेसिकली वो आपके सामने अलग अलग परिस्थितियों का जिक्र करता है और वो भी बताता है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर एक व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाना नितांत आवश्यक है, और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए भी आप अपने इन्वेस्टिगेशन को एक सही मायने में कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो केस लॉज है ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूजुअली ये अरेस्ट के बारे में ही बात करता है। उसके बाद जो आपका दूसरा केस लॉ है ये है आपका स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार। आमतौर पर इस केस के अंदर कस्टडी और अरेस्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है। अगर हम एक नॉर्मल लेमैन के सामने इन शब्दों को रखते हैं तो वो कस्टडी को भी उसी सेंस में यूज करेगा जैसे कि अरेस्ट वाले सेंस में अरेस्ट को यूज किया जाता है, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अरेस्ट होते हैं वो अपने आप में एक कस्टडी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कस्टडी अरेस्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपका कस्टडी होता है वो आपका गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सारी की सारी गिरफ्तारी आपकी कस्टडी हो ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि जो यूजुअली आपकी जो कस्टडी होती है वो एक प्रकार का फिजिकल कंट्रोल होता है एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन जब हम आप गिरफ्तारी की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली वो आपका एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है जिसके तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला केस है वो है आपका जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। आमतौर पे इस केस के अंतर्गत दो कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो आमतौर पे वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि जब एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाती है दैट मीन्स कि दैट पर्सन हैज कमिटेड अ सर्टेन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा एक संज्ञेय प्रकृति का अपराध कमिट किया गया है। लेकिन क्या सभी केसेस जिसके अंतर्गत एफआईआर को दर्ज किया जाता है क्या उसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी का होना कंपलसरी है? तो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में फिर से उसी बात को रिपीट किया गया जिसका जिक्र आमतौर पे आपको सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इट इज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हु विल हैव टू डिसाइड कि क्या इस केस के अंदर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर क्या व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है या नहीं। तो ये हम उनके डिस्कशन के ऊपर छोड़ देते हैं।
उसके बाद जो आपका अगला केस लॉ है वो है आपका शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही हर मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए एक गाइडलाइंस को फिक्स कर दिया, जहां पर उन्होंने मजिस्ट्रेट को ये कहा कि यूजुअली जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने एक अपराधी के रूप में पेश होता है तो आप उसको कहिए कि अगर आप चाहें तो आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल से कहीं ना कहीं हमें यह पता चल जाता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पुलिस कस्टडी उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या मारपीट तो नहीं की गई है। उसके बाद जो आपका अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ये आता है आपका अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, और ये एक ऐसा केस है जो लगभग हर जगह आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इस वर्तमान केस की बात करते हैं तो यूजुअली पहले ऐसा होता था कि आमतौर पे 498A का कोई ऑफेंस हुआ और पुलिस ने FIR लॉन्च की और पूरे के पूरे परिवार को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो बेसिकली इस केस के अंदर ये कहा गया कि कुछ समय के लिए आप भूल जाइए कि जो अपराध कमिट किया गया है उसकी सजा 7 साल है, 7 साल से कम है या 7 साल से ज्यादा है। और आमतौर पे 498A की अगर कोई FIR लॉन्च होती है तो इट डजंट मीन कि आप तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए। आप देखिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए गिरफ्तार करना जरूरी है, तभी आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। अदरवाइज अननेसेसरी आप किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको कर्टेल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। उसके बाद जो आपका अगला केस लॉ निकल कर आता है वो आता है आपका इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल में। और इस केस की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आमतौर पे अरेस्ट को लेकर ही बात की गई है कि आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल मत करिए इवन दो दैट पर्सन हैज कमिटेड अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑफेंस। लेकिन चूंकि अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है और आप कह नहीं सकते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा ही वो अपराध कमिट किया गया है, तो अगर हम बात करते हैं उसकी गिरफ्तारी की, अगर हम बात करते हैं उसके इम्प्रिजमेंट की, तो कहीं ना कहीं इन वजहों से उस व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। तो कुल मिला के ये एक प्रकार की गाइडलाइंस दी गई है कि माना कि अगर आप किसी व्यक्ति को समन्स इशू किया और वो व्यक्ति आपके समन्स को इशू करने के बावजूद भी नहीं आया, अब आप मजबूर है उसके खिलाफ वारंट को इशू करने के लिए। लेकिन हम आपसे सिर्फ ये इल्तिजा करते हैं कि अगर आप वारंट इशू कर ही रहे हैं तो पहले दौर में आप नॉन बिलेबल वारंट को इशू मत करिए, कम से कम आप बिलेबल वारंट को इशू करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी मुसीबत में हो, ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति तक वाकई में जो आपका समन्स है वो सर्व ही ना हुआ हो। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ये आपके CRPC के कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। ये वो केस लॉज हैं जिसकी जरूरत न सिर्फ आपको प्री के एग्जाम में होगी बल्कि मेंस के अंदर भी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। सो ऑल काइंड्स ऑफ केस लॉज दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So it's all about the today's conversation, and thank you so much to all of you for all your love and support to the team of